जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, फिर एक बार आप सभी का वेलकम है द रिजल्ट एकेडमी के इस प्यारे से चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही दुआ है हमारी। आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिर एक बार आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लिए 28 बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो अपने हर साथियों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस पहले नंबर क्वेश्चन के साथ, बिना अपना समय गंवाते हुए। पहला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में कौन बीजांड का भाग नहीं है। चलिए बता दीजिए सभी लोग साथियों कि इनमें से कौन सा भाग बीजांड का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लगा दो चलिए, और अगर नहीं पता है तो फिर आप लोग देखते चलिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जब आप बीजांड की संरचना के बारे में पढ़िए तो आपको पता होगा साथियों कि बीजांड के अंदर जो संरचना होती है, इंटीगुमेंट होता है, न्यूक्लियस होता ही है, चैलेजा भी होता है। लेकिन साथियों बीजांड के अंदर आपका ये बात करेंगे एंडोथीलियम नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया है, अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। बता दीजिए साथियों कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो बता दें आप सभी को कि अनुवांशिकी का जनक मेंडल कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया, निम्नलिखित में कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। विच वन इज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपका है ऑप्शन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली पर्वत या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बता दीजिएगा इनमें से कौन जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंदर आता है। बता दीजिए मनुष्य कौन सा पोषी स्तर के अंदर आता है। क्या मनुष्य शाकाहारी है, या फिर मांसाहारी है, या फिर सर्वभक्षी है, या फिर मनुष्य उत्पादक है। तो सबसे पहली बात तो पारितंत्र में चाहे कैसा ही पारितंत्र हो उसके अंदर उत्पादक केवल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता है। अब देखिए कुछ मनुष्य शाकाहारी होते हैं और कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ दोनों होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर्वभक्षी आपका कौन है, मनुष्य आता है। सर्वभक्षी के अंतर्गत मनुष्य क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला कहा गया है, चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है। पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। बता दीजिए साथियों जब कोई परागण चिड़ियों के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है एंटोमोफिली, चिरमोफिली, अर्निथोफिली या फिर चिरोप्टोफिली। तो बता दीजिए चिड़ियों के द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए चिड़ियों परागण के लिए जो आपका रूट वर्ड आता है वो आता है फिली, और चिड़ियों के लिए आता है अर्निथो। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्निथोफिली हो जाएगा। ठीक है, अगर यही आपका कीट द्वारा होता है तो एंटोमोफिली आप लोग लगा सकते हैं। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है। कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, केंद्रक में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पहले साथियों एमआरएनए का निर्माण हो जाता है किसके अंदर, केंद्रक में, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कहा गया जल प्रदूषण का सूचक जीव है। इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। बता दीजिए कि जल प्रदूषण का सूचक कौन सा जीव है। हिस्टोलिका, विबेरियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी या फिर इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया। तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि जल प्रदूषण का सूचक हमारा हो जाएगा इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मार्क करिए, आगे बढ़ रहे थे। आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है। नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। बता दीजिए साथियों कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई कौन सी है। डेसिबल, फैदम, नैनोमीटर या फिर हर्ट्ज। तो प्रदूषण की माप इकाई क्या हो जाएगी, तो प्रदूषण की माप इकाई हो जाएगी पहले साथियों यहाँ पर प्रदूषण की माप इकाई हो जाती है डेसिबल, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला कहा गया है, अंड समुच्चय बना होता है। एग एपिरेट्स कंसिस्ट ऑफ। तो बता दिए साथियों कि अंड समुच्चय किस किस से मिलकर बना होता है। अंड कोशिका से, सहायक कोशिका से या फिर दोनों से या फिर प्रतिव्यंसागत कोशिका से। तो जो साथियों अंड समुच्चय बना होता है वो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहा गया, इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हल्के हल्के क्वेश्चंस देख के भटकिएगा मत, क्योंकि हल्का हल्का क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। अब आप बायोलॉजी के एग्जाम्स का पैटर्न जान रहे हैं, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न में हर साल क्वेश्चंस का आप लोग लेवल देख रहे हैं, तो उस लेवल से अपनी तैयारी कीजिए और आपको उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, ठीक है। तो उस लेवल से अपनी तैयारी कीजिए, भटकिए मत कहीं भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बता दीजिएगा कि इनमें से जंक डीएनए किसे कहा जाता है। तो जंक डीएनए बता दें आप सभी को कि नॉन कोडिंग क्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं जंक डीएनए, ठीक है। अब आगे कहा गया है एक वन या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पॉन्ड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम। बता दीजिए कि जब किसी भी वन और तालाब परितंत्र में आप जाते हो तो वहाँ ऊर्जा का पिरामिड कैसा मिलता है। तो साथियों, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड, वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। अगला कहा गया इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। बता दीजिएगा कि सबसे पहले किस एंटीबायोटिक की खोज की गई थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। तो साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले किस एंटीबायोटिक की खोज की गई और किसने किया, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बता दें आप सभी को कि ये सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोज गई थी, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, जो खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के दौरान। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। चलिए, अब अगला कहा जाता है पेनिसिलियम में जनन होता है, किसके द्वारा होता है, मुगलन द्वारा, खंडन द्वारा, चेबियस द्वारा या फिर कोनिडिया द्वारा। बता दीजिए कि मुगलन में जनन किसके द्वारा होता है। तो मुगलन में जनन किसके द्वारा होता है, तो इसमें होता है कोनिडिया का द्वारा, नहीं कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का। आगे बढ़ते, कहा गया है मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल प्रपोज्ड, यानी कि मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, अपूर्ण प्रभाविता का नियम या फिर का और यानी कि ए और बी दोनों का नियम। तो बता दीजिए मेंडल ने साथियों कौन सा नियम दिया था यहाँ पे। तो बता दें कि मेंडल के नियम का जो है, तो मेंडल ने बेसिकली नियम कौन कौन दिया था, प्रभाविता दिया है, पृथक्करण दिया था। अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम का एक अपवाद है, वो मेंडल का नियम नहीं। जब अगर आपसे पूछे कि मेंडल के नियम का अपवाद कौन है, तब लगा सकते हैं अपूर्ण प्रभाविता, लेकिन अगर मेंडल ने नियम कौन दिया तो प्रभाविता पृथक्करण दोनों दिया था, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का। अब आगे कहा गया, देखिए अगला कहता है अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, बताइए। अक्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड। जब किसी भी साथियों आप अप्रभावी गुण वाले जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीव का संकरण कहलाते, तब इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर अप्रभावी को छोड़ के अगर किसी के साथ भी कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा बैक क्रॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग अगला आगे बढ़ते, कहा गया फिर क्वेश्चन आ गया, कहता है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कभी भी सीधा नहीं सकता, हमेशा कैसा होता है, सीधा ही होता है जी, उल्टा कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस क्वेश्चन का सदैव सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कहा गया, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है विष यानी कोलेस्ट्रम में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। क्या पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, जो शिशु के अंदर आपका साथियों क्या उत्पन्न करता है, तो शिशु के अंदर उत्पन्न करता है प्रतिरोधी क्षमता। तो बता दीजिए कि कोलेस्ट्रम के अंदर क्या पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाता है आपका प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी था, तो जो उत्पन्न करता है शिशु के अंदर प्रतिरोधी क्षमता, उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, ठीक है। चलिए, अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है अगला नंबर क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखी जाती है। बता दीजिए साथियों, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखी। तो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भ की पहली गतिशीलता देखी जाती है साथियों, वो होती है गर्भ के 5वें माह में, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता रहता है कि गर्भावस्था में कौन से महीने में बच्चे का पाद विकसित होता है, कौन से महीने में हृदय विकसित होता है, कौन से महीने में गतिशीलता देखी जाती है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। कहा गया शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटरमाइनेशन
फॉर्मेशन ऑफ बेबी। बता दीजिएगा कि शिशु का लिंग निर्धारण किस पे डिपेंड करता है। तो किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण साथियों उसके पिता पर डिपेंड करता है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर जाता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आता है। उसके माता पर कभी भी डिपेंड यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। तो गलती से इस क्वेश्चन का आंसर दोनों मत लगा दीजिएगा, ओनली वन ये पिता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिता के पास ही एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि माता के पास केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला कहा गया है 20 नंबर क्वेश्चन, 8 से 16 कोकर खंड यानी कि ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते है द एम्ब्रॉय विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड। बताइए जब कोई भ्रूण 8 से 16 वाले अवस्था में होता है तब उस भ्रूण को हम लोग क्या कहते हैं, तब उस भ्रूण को क्या कहा जाता है। बता दीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर उस भ्रूण को क्या कहते हैं। तो जब कोई भ्रूण याद रखिए 8 से 16 वाले स्टेज में तब उसे कहते हैं हम लोग मोरूला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, अगला कहा गया शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है। बता दीजिए फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म बाय। शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है साथियों, तो ये होता है गल्जी बॉडी के द्वारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे नंबर क्वेश्चन के बात करेंगे, कहा गया एड्स का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म हो जाता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं, 23 नंबर कहा गया विल्सन कोष का कार्य है, व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम। बताइए कि विल्सन कोष का कार्य क्या होता है। विल्सन के तापमान को शरीर के तापमान से ज्यादा रखना, विल्सन के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, विल्सन के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर रखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तब आपको वहाँ पे ये मालूम चला होगा कि जो विल्सन कोष होता है उसका कार्य होता है कि जो विल्सन का तापमान होता है शरीर के तापमान से करीब करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रखने का, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, विच ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। बताइए कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का, कोलेरा का, मलेरिया का, फाइलेरिया का, किसका अध्ययन कहा जाता है साथियों आपका ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन का, पर यहाँ पर हिंदी का आंसर गलत प्रिंट हो चुका है, तो राइट आंसर इंग्लिश में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कैंसर है, तो राइट आंसर किसका होता है कैंसर, यानी कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होगा, कैंसर का अध्ययन होगा। इतना आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया है, कहता है संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं, कैंसर अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। बता दीजिए कि जब कोई कैंसर किसी मनुष्य के संयोजी ऊतक में होता है तब उस कैंसर को क्या कहते हैं साथियों। तो जब कोई ऊतक संयोजी ऊतक में हो जाए कैंसर तब उसे कहते हैं हम लोग सार्कोमा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे कहा गया IgM एंटीबॉडी पाया जाता है, IgM एंटीबॉडी इज फाउंड इन। बता दीजिए कि IgM एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है। तो साथियों जो IgM एंटीबॉडी हो जाता है वो कहाँ पाया जाए, तो वो पाया जाता है आपका रक्त के अंदर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप सभी का। अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन कहा गया निम्नलिखित में किस रोग में कीट रोग वाहक होता है, विच वन ऑफ द डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट एज वेक्टर। कौन सा ऐसा रोग है जिसमें रोग फैलाने वाला एक कीट होता है, वो मलेरिया, टाइफाइड, अतिसार, कैंसर। बताइए किस रोग के अंदर जो होता है वो कीट रोग वाहक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया, क्योंकि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है मलेरिया, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, कहा जाता है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, हाउ मैनी पेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। बताइए कि जब एक प्रतिरक्षी अणु बनता है तो उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 1, 2, 3 या फिर 4 होती है। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनती है वो 4 बनती है, यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ आज हमने अपना 28 डिग्री ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने हर साथियों को शेयर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।